Hello everyone. So students, this is the part 2 of chapter number 7, that is interdependence in living being, right? And this is the video of 3rd October, second period. And मैंने पिछले वीडियो में हमने तीन टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करे थे. Firstly, let's go with the quick revision of whatever I have taught you in the previous video. मैंने इसमें आपको बताया था, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था कि इंटरडिपेंडेंस होना प्लांट्स और एनिमल के बीच में इसका मतलब क्या है, को एग्जिस्टेंस कैसे प्लांट एनिमल को सपोर्ट कर रहे हैं और एनिमल्स प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. उसके बाद हमने एक मेन टॉपिक डिस्कस किया था, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने प्लांट एज अ प्रोड्यूसर्स वी हैव डिस्कस्ड एंड एनिमल्स एज consumers. These two topics we had already discussed in the part 1. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी. You just firstly go with the part 1, then move on this video, right? In this video today I am going to discuss about two more topic, that is scavengers and decomposers, जो कि living component है हमारे environment के. Scavengers क्या होते हैं and the second one is decomposers, right students? So first of all, talking about the scavengers are some animals that feed on dead animals. अब जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, डिस्कवरी के चैनल्स पे देखा होगा कि जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड बॉडीज जो होती हैं उन पे जो एनिमल फीड करते हैं, उन मरी हुई बॉडीज को जो एनिमल खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं. ये हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दीज एनिमल डू नॉट हंट फॉर देयर फूड बट feed on animal which die either naturally or are killed by the carnivore animal. अब ये ऐसे एनिमल हैं जो खुद के खाने के लिए शिकार नहीं करते हैं या किसी एनिमल को मारते नहीं हैं. ये उन एनिमल पे फीड करते हैं जो या तो नेचुरली मर चुके हों, खुद से मर गए हों, या फिर किसी और कार्निवोर एनिमल ने उनको हंट किया हो खुद के खाने के लिए और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होता है या एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली दे स्टार्ट ईटिंग. ठीक है, तो ये उन एनिमल्स पे फीड करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर्स आर हाइनास, जेकॉल्स, ओपोसम्स, वल्चर्स, क्रो, क्रैब, लॉबस्टर एंड कॉकरोचेस. ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, स्कैवेंजर्स के, उन एनिमल्स के जो डेड एनिमल पे फीड करते हैं. ऑलराइट, देन सेकंड टॉपिक है हमारा डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. जैसे जब कोई एनिमल डेड, जब वो मतलब एनिमल मर गया और फिर उसके ऊपर वो सॉइल में बरी हो गया, फिर उसके ऊपर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फीड करते हैं, वो उन पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस के न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है. तो ये काम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स जो कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है. बैक्टीरिया, फंजाई आर डिकम्पोजर्स. इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई. आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल है. और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये स्कैवेंजर्स थे. डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. और ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके ऊपर एक्ट करके उनको फिनिश कर देते हैं और सॉइल के लिए एक न्यूट्रिटिव, एक अच्छी खाद के जैसा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बनाते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल. और इसी प्रोसेस के वक्त जब ये कन्वर्ट करते हैं डेड डिकेइंग एनिमल्स को, ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं एंड इनटू द सॉइल व्हिच आर यूज्ड बाय द प्लांट. जो कि कौन यूज करता है, जो कि प्लांट यूज करता है. तो ये हमने पहले टॉपिक में भी डिस्कस करा था को एग्जिस्टेंस के वक्त कि किस तरह से प्लांट्स एनिमल एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, राइट.
तो ये हमारे जो मेन टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोएग्जिस्टेंस, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स के जो 3 टाइप है, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स। वी आर व्हाट? वी आर द ओमनीवोर्स। हम लोग क्या हैं? हम लोग ओमनीवोर्स हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि फूड चेन है, और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। फूड चेन, another very important topic of this chapter, that is food chain. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, दिस इज व्हाट? ग्रास। एंड ये कौन खा रहा है? दिस इज बीइंग ईटन बाय अ रैबिट। तो माय ड्राइंग इज गॉट वेरी गुड। ये दिस इज ईटन बाय अ रैबिट। इसको किसने खा लिया? रैबिट ने, ठीक है। आफ्टर दैट रैबिट को कौन खा रहा है? स्नेक। ओके, रैबिट को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। उसके बाद जब ये हॉक ये मर रही है तो इनके ऊपर कौन फीड कर रहा है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। फिर अल्टीमेटली ये कहाँ रिलीज हो रहा है? ये सॉइल में आ रहा है, और फिर से इनके जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के बाद, वो कहाँ आ रहे हैं? वो सॉइल में आ रहे हैं, और फिर वो कौन यूटिलाइज कर रहा है? वो प्लांट यूटिलाइज कर रहा है। तो ये जो पूरी साइकिल है, इसको ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। जहाँ क्या हो रहा है कि ग्रास को खाने के लिए रैबिट है, रैबिट को खाने के लिए स्नेक है, स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। या अब हॉक को कोई और एनिमल भी खा सकता है, या फिर हॉक जो है वो जब डेथ हो रही है हॉक की, जब वो मर रही है, तो क्या हो रहा है? उनके ऊपर कौन फीड कर रहे हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। फिर बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली सॉइल में क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्या है? ये फूड चेन है, ये फूड साइकिल है जो पूरी में रोटेट कर रही है। अगर आप एक सिंपल फूड चेन को समझो, तो अगर एक छोटी सी फूड चेन, तो ग्रास को खाया रैबिट ने, और रैबिट को खा लिया स्नेक ने, राइट। तो ये एक सिंपल सी क्या है, इसमें ये खुद में एक फूड चेन है। दिस इज द फूड चेन। सो आप ये कह सकते हो व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब जहाँ पे जैसे घास कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है, और घास को खाया जा रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है? रैबिट घास खा रहा था, मीन्स ही वॉज ईटिंग, एंड नाउ ही इज बीइंग ईटन बाय स्नेक। तो एक तरह से ये चल रहा है कि रैबिट ने घास खाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? स्नेक ने रैबिट को खा लिया। तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। मतलब वो प्रोसेस, वो सीक्वेंस जहाँ कोई कुछ खा रहा है और फिर जो खा रहा है उसको कोई और खा रहा है। तो इस तरह से एक जो चेन चलती चली जा रही है, वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है फूड चेन। अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए है? उनको सर्वाइव करने के लिए आप सब जानते हो कि दे नीड व्हाट? दे नीड एनर्जी। हम हैं या आप हैं, वी ऑल नीड व्हाट? वी नीड एनर्जी टू सर्वाइव। तो हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूरी है। प्लांट टेक द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। ये तो इनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है? सूरज की रोशनी से एनर्जी मिल रही है, और ये अपना खाना बना रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद रैबिट को एनर्जी कैसे मिल रही है? जब वो इनको खा रहा है, जब वो इनको खा रहा है तो रैबिट को एनर्जी मिल रही है। एनिमल्स ईट ईदर प्लांट और अदर एनिमल टू गेट एनर्जी। रैबिट को कहाँ से मिल रही है? ये तो हर्बीवोर से, इसलिए ये प्लांट खाएगा। अगर कोई और यहाँ पे होता, ओमनीवोरस होता, तो वो क्या करता? प्लांट भी खा सकता था या कोई और एनिमल भी खा सकता था। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल फूड चेन का दिया है। बहुत सारी डिफरेंट तरह की फूड चेन होती है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करो तो हम लोग भी क्या हैं? हम लोग प्लांट्स भी हम ओमनीवोरस हैं, हम भी कहीं ना कहीं फूड चेन से जुड़े हुए हैं, राइट। फिर देखिए,
These animals are then eaten up by other animals as their food. When these animals die, they are eaten up by the scavengers and decomposers. फिर क्या होता है, जैसे हमने मानिए कि प्लांट्स खाए और एनिमल के प्रोडक्ट्स एनिमल्स खाए, फिर आफ्टर दैट जब हम वी आर डाइंग, तो लेटर ऑन की बॉडी जो एनिमल की होती है उस पर कौन फीड कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरी साइकिल जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी वही चीज़ है कि फिर उस पर कौन फीड करते हैं, बैक्टीरियाज फीड करते हैं। दस अ चेन इज फॉर्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन एंड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। इसी चेन को क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। द सीक्वेंस ऑफ who eat whom in the environment to obtain nutrition is called a food chain। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या है, वो सीक्वेंस जहाँ पे कौन किसको खा रहा है, दैट इज द फूड चेन, राइट। अब फूड चेन स्टार्ट विद द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, और फूड चेन हमेशा कहाँ से शुरू होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि क्या है आपका सन। सन इज व्हाट, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यहीं से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, और उनसे ही आगे की फूड चेन कंटिन्यू होती है। The next link in the chain is an organism that make its own food from the primary energy source. The green plant, these are called the autotrophs or primary producers। यहाँ देखिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सूरज की एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। प्रोड्यूसर्स कहते हैं, इसके साथ साथ इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर, फूड चेन में इनको क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स को दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है और याद करने हैं। नाउ कम्स अनदर ऑर्गेनिज्म दैट ईट द ऑटोट्रॉफ्स। These organisms are called the herbivores and they are called primary consumers। अभी एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा आप ताकि समझ सको उसको आसानी से। लेट मी रब इट। ठीक है, अब इन रैबिट्स को क्या कहते हैं, ये रैबिट्स क्या है, ये हर्बीवोर्स है ना, हर्बीवोर्स। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स जो प्लांट खा रहे हैं वो क्या है, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, राइट। ये लगा दो, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं, देन द नेक्स्ट थिंग इज अ चेन दैट ईट द हर्बीवोरस। दे आर आल्सो द कार्निवोरस एंड दे आर नोन एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनको क्या कहते हैं, अब देखिए, अब जब इस रैबिट को इस स्नेक ने खाया तो ये भी क्या है, ये भी कंज्यूमर ही तो है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोरस है, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। In the turn, these animals are eaten by the larger predators. Example, hawk that eat the snake. When these predators die, they are eaten by the decomposers like bacteria, fungi. फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इनको हॉक ने खाया, फिर उनके ऊपर कौन फीड करते हैं, जब हॉक की डेथ होती है डिकम्पोजर्स फीड करते हैं। इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये वाले, दीज आर द टर्शरी कंज्यूमर्स, ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो चलता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। ये पूरा सीक्वेंस है फूड चेन का। ऑलराइट, आई होप अब सभी बच्चों को फूड चेन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द बैलेंस इन नेचर। अब हम अपना दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि नेचर में जो बैलेंस है नेचर का, वो क्या है और वो कैसे मेंटेन रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अगर नेचर में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, वन टू अनदर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे फूड चेन की ही बात करें तो अगर कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीशीज़ ऐसी है जो इसमें से चला जाए या ओवर एक्सप्लॉइट हो जाए या एक्सटेंड हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होना है कि इस फूड चेन पे इफेक्ट आना है।
तो नेचर में जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉम्पोजिशंस ऑफ एयर हो या जो हमारी पॉपुलेशन है या जो एनिमल की पॉपुलेशन है, उन सबको मेंटेन करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर, नेचर में हम बैलेंस कैसे बना के रख सकते हैं। सो नेचर ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब इट विल लीड टू द डिजास्टर। ठीक है, मतलब अगर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, हम तबाही की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द कार्निवोर्स आर रिमूव, जैसे अभी हमने जो फूड चेन डिस्कस करी, इसमें से कार्निवोर्स हट जाए तो फिर हर्बीवोर्स को खाएगा कौन, तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। देयर वुड बी अ ओवर पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज लाइक डेयर एंड रैबिट। तो क्या होगा कि जो हर्बीवोर्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। This will lead to the overgrazing and thus bring about an imbalance in nature. इसी तरह से अगर herbivores खत्म हो जाएंगे तो carnivores क्या खाएंगे। तो मीन्स अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, ऐसे ही आप पॉल्यूशन के केस में देख सकते हैं, अगर हवा या जो एयर है उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बैलेंस है नेचर का वो बिगड़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेचर का बैलेंस है वो बना रहे। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर, क्या कॉजेज है जिनके वजह से नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो सबसे पहले पेड़ों का कटना, ठीक है, जो हम पेड़ काटते हैं उसके वजह से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा वातावरण क्या होता है, खराब होता है और पोल्यूशन बढ़ता है और सर्वाइवल एनिमल्स का भी इफेक्ट होता है, हर तरह से हमें नुकसान पहुंचता है अगर पेड़ों की जो नंबर्स है वो कम है। दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शंस, अगर वॉल्केनिक इरप्शंस है हो रहे हैं उनके वजह से क्या हो रहा है, नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, राइट, वॉल्केनिक इरप्शन। देन द थर्ड पॉइंट, फ्लड के आने से, ये कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ है जिनकी वजह से नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। फॉरेस्ट फायर, आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर कितनी कॉमन है, और जब भी कभी कहीं फॉरेस्ट फायर लगती है तो किस तरह से पूरे फॉरेस्ट ज़्यादा मीन्स हेक्टर्स में जल जाते हैं। पॉल्यूशन की वजह से नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। एंड द लास्ट इज ओवर हंटिंग ऑफ स्पीशीज़। ओवर हंटिंग का मतलब है कि जो शिकार किए जा रहे हैं किसी भी स्पीशीज़ के, ओवर हंटिंग ऑफ स्पीशीज़, तो उनको हद से ज़्यादा हंट करना, मतलब जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स के लिए उनकी हंटिंग होती है, लेकिन अगर ये हंटिंग ओवर हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो स्पीशीज़ एक्सटेंड होने लगेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, नेचर में इम्बैलेंस हो रहा है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कंट्रोल में रखें और नेचर को इम्बैलेंस होने से बचाएं, राइट। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आप सभी जानते हो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में सबने सुना था। और कॉजेस क्या है, क्या नुकसान होता है अगर फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं। आपको पता है भाई, जो भी वहाँ प्लांट्स एनिमल रहते हैं वो जल जाएंगे बुरी तरह से और उनके नंबर्स, उनका नुकसान होगा। प्लांट्स एनिमल के रहने का जो घर है वो तबाह हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर से क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। सॉइल डिग्रेडेशन, अब देखिए सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, एकदम यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल डिग्रेडेशन। जब कहीं जंगल में आग लगती है, ठीक है, तो आग लगने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पूरे में ऐश हो जाती है। अब जैसे जब लकड़ी जल जाएगी पूरी तो राख बन जाएगी, उसकी वजह से जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से सॉइल डिग्रेड होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज इन फॉरेस्ट, एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ह्यूमन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज हैं,
या नुकसान है जो फॉरेस्ट फायर की वजह से होते हैं। अगर किसी भी जंगल में आग लग जाती है, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि कितने ज़्यादा एनिमल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से जल गए थे, मर गए थे, और कितने ज़्यादा लार्ज स्केल में वो आग फैली हुई थी। और सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि पोल्यूशन उस एरिया में फैल जाता है। वहाँ के रहने वाले जो एरियाज होते हैं आसपास के, वहाँ लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, एलर्जीज होने लगती हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ ऐश जो वो फॉरेस्ट के जलने के वजह से बनती है, राइट। उसके बाद कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो आग लगने की वजह क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज द यूज ऑफ ओपन फ्लेम एंड केयरलेसली थ्रोन मैच स्टिक। जैसे कभी लोग कैंपिंग पे जाते हैं, उन्होंने कुछ किया, फायर जलाई या मैच स्टिक जलाई और उसको फेंक देना, या सिगरेट पी के फेंक देना, इन सारी चीज़ों की वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो लगती है। और जो नेचुरल है, नेचुरल वो है कि जब थंडरिंग लाइटनिंग होती है तो उससे क्या होता है कि लाइटनिंग की वजह से फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो जल जाते हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस आर गिवन देयर टू बी टेकन टू अवॉइड द फॉरेस्ट फायर। केयर शुड बी टेकन दैट सिगरेट और मैच स्टिक्स आर नॉट केयरलेसली थ्रोन where they can start a fire। तो हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी कि हम कहीं मतलब जो इस तरह की चीज़ें हैं, सिगरेट है या मैच स्टिक है, तो उसको बिना एक्सटिंग्विश, बिना बुझाए हम उसको थ्रो आउट करें। नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करनी है ताकि किसी भी तरह के फायर केस से हम बच सकें। उसके अलावा जो ओवर हंटिंग है एनिमल्स की, ओवर हंटिंग का मतलब है कि उनको उनकी लिमिट से ज़्यादा उनका शिकार करना जिससे वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाए, दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड। तो हमें उसको भी कंट्रोल में रखना है, हमें एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो एक्सटेंड हो जाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, नेचर हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन 2 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर हमारा सम अप हो चुका है। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसका जो आगे का वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।